या फाइनेंशियल इमरजेंसी किसे कहते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या आधार है? और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी देश में लगता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है? और संविधान का संशोधन क्या है? और इन सारे विषयों की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। भारत का संविधान की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये इसका फाइनल एपिसोड है। इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया राष्ट्रपति शासन के विषय में, तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा जाकर जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात के बारे में और संविधान के संशोधन के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का पूर्ण अधिकार है। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि देश की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है तो वित्तीय आपात की घोषणा वो कर सकते हैं। वित्तीय आपात जब लगाया जाता है तो उसके कुछ आधार हैं, तभी वित्तीय आपात लगाया जाता है। पहला, यदि देश की या देश के किसी राज्य क्षेत्र के भाग में वित्तीय स्थिरता संकट में है। दूसरा, यदि देश की सरकार के पास धन की कमी के कारण दिवालिया होने की स्थिति हो। तीसरा, यदि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होने की स्थिति में हो। चौथा, यदि देश में आर्थिक मंदी बहुत नीचे पहुंच गई हो। जब राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं तो संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और 2 महीने के अंदर इसे पारित करना होगा संसद को। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति उस वक्त भी कर सकते हैं जब लोकसभा का विघटन हो गया हो। अगर लोकसभा और राज्यसभा इस घोषणा को पारित कर देते हैं तो फिर वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए रह सकता है, जब तक इसे राष्ट्रपति वापस न ले ले। अब सवाल ये उठता है कि वित्तीय आपात कितने समय तक रह सकता है, कब तक रह सकता है? तो अनुच्छेद 360 कहता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति घोषणा करते हैं वित्तीय आपात के विषय में, उसी तरह से उनको यह अधिकार प्राप्त है कि वित्तीय आपात को वो वापस भी ले सकते हैं और इसमें उन्हें संसद की मंजूरी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि वित्तीय आपात जब लगता है तो देश में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला है, वित्तीय आपात काल के दौरान केंद्र की कार्यकारी अधिकार का विस्तार होता है और वो किसी भी राज्य को वित्तीय आदेश दे सकता है। दूसरा है, जब राज्य की विधायिका द्वारा कोई बिल पास किया जाता है, जैसे मनी बिल या कोई फाइनेंशियल बिल, और उसे राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेजा जाता है, तो उस बिल को रिजर्व रखा जा सकता है वित्तीय आपातकाल के दौरान। तीसरा है, राज्य में सभी काम करने वाले व्यक्तियों या वर्गों की वेतन या भत्तों में कमी आ सकती है। चौथा है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में भी कमी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पर। आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। संविधान की रचना के दौरान वरिष्ठ वकील, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और प्रतिष्ठित कार्यकर्ता शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को यह आशंका थी कि भविष्य में देश या समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि संविधान में संशोधन की जरूरत पड़े। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हर वर्ष चलती रहती है। कुछ प्रावधानों को हटाया जाता है, कुछ प्रावधानों को जोड़ा जाता है, किंतु फिर भी कुछ आलोचक संविधान संशोधन को सही नहीं मानते, क्योंकि संविधान सभा में जब ये बिल पारित हो रहा था तो उस वक्त जो सदस्य थे वो निर्वाचित सदस्य नहीं थे। आलोचक का यह कहना है। इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह जटिल नहीं है और संविधान संशोधन के पीछे किसी दल का कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, इससे देश का हित छिपा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कहना था कि संविधान में जितनी स्थायित्व लाने की जरूरत है उतनी हम लाएंगे, किंतु अगर इससे ज्यादा कठोर बना दिया जाए, संशोधन ना किया जाए, तो देश का विकास रुक जाता है। संशोधन पद्धति में जो विषय शामिल किए गए थे, जिसमें से पहला था राष्ट्रपति पद का निर्वाचन, दूसरा संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
तीसरा है संघ और राज्य के न्यायपालिका से संबंधित उपबंध। चौथा है 7वीं अनुसूची के विषय में। पांचवा या अनुच्छेद 368 के उपबंध के विषय में। छठा है संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के विषय में। सातवां और आखिरी है संघ और राज्यों के बीच वित्तीय शक्ति का विवरण। इन विषयों में संशोधन के लिए 3 शर्तें अनिवार्य है, जिसमें से पहला है संसद के दोनों सदस्यों की उपस्थिति और 2/3 सदस्यों का बहुमत। दूसरा, दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या का बहुमत। तीसरा, आधे या आधे से अधिक राज्यों का मत चाहिए। राष्ट्रपति संविधान में संशोधन बिल को संसद में पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं या नहीं, इसकी स्पष्टता संविधान में नहीं है। लेकिन सामान्यतः यही देखा जाता है कि अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा बिल आ जाता है संसद के द्वारा पारित होने पे, तो उन्हें हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। और एक बात और, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसका प्रस्ताव राज्यों में नहीं, केवल संसद में रखा जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।